80% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि दवाइयाँ शुरू करने के बाद उसका डोज कब बढ़ाना है, उसका डोज कब डिक्रीज करना है और ये दवाई कब बंद करनी है। यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो शेष टाइम बाकी है, क्या आप वो हॉस्पिटल में रह के दवाइयाँ खाकर बिताना चाहेंगे या आप अपने परिवार के साथ जाके वो शेष टाइम बिताना चाहेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे रोग और रोगी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर लिए गए डिसीजंस बहुत ही सेंसिटिव, कॉम्प्लेक्स और पर्सनल है। और मैं आपको ये रिमाइंड कर दूं कि जब आप इस हेल्थ सीरीज के कोई भी एपिसोड को देख रहे हैं तो ये कंपेयर जरूर कीजिएगा। डजंट मैटर कि आप देश में हो या विदेश में, ये कंपेयर जरूर कीजिएगा कि आपके साइड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है क्या वो आपको अप टू डेट हेल्थ इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं। यदि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो जरा सोचिए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए तो इससे आपको और अपने देश को कितना सारा फायदा हो सकता है। तो आज जो पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे वो केवल मिस जे के केस के साथ लागू मत करना। आप ये सोचना कि यदि हम मिस जे की जगह पर होते तो इन सारे पॉइंट्स का मेरे जीवन पर क्या असर होता। मैं वापस आपको ये बात याद दिला दूं कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एंड ऑफ लाइफ के डिसीजन लेने में अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है टर्मिनल डिजीज। टर्मिनल डिजीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कैंसर और दूसरा है नॉन कैंसर। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, फार्मेसी, नर्सिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि टर्मिनल डिजीज किसे कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कैंसर की। कैंसर के रोग में जिंदगी के आखिरी 3 महीनों में बहुत ही तेजी से शारीरिक कमजोरियां आती है जिसे हम मेडिकल लाइन में रैपिड फंक्शनल डिक्लाइन कहते हैं। इसलिए जब डॉक्टर और पेशेंट यहां पर जब ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं तो मृत्यु को यानी कि डेथ को बिल्कुल ही सेंटर में रख के ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, क्योंकि यह वो स्थिति है जहां दोनों डॉक्टर और पेशेंट दोनों को पता चल गया है कि अब मृत्यु नजदीक आ चुकी है। यहां पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो शेष टाइम बाकी है, क्या आप वो हॉस्पिटल में रह के दवाइयाँ खाकर बिताना चाहेंगे या आप अपने परिवार के साथ जाके वो शेष टाइम बिताना चाहेंगे। ये बात हमको आज अपने दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाती है, ट्रीटमेंट रिस्क वर्सेस बेनिफिट। मैंने आपको रोग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, अब बात करते हैं रोगी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जो रोगी है वो दिमाग के अंदर ये सोच रहा है एंड ऑफ लाइफ की ट्रीटमेंट जो मेरी चल रही है उस ट्रीटमेंट का जो रिस्क है, क्या ये रिस्क बेनिफिट से ज्यादा है या कम है। यदि ये रिस्क बेनिफिट से कम है तो ये पेशेंट उसकी ट्रीटमेंट चालू रखेगा। यदि इसका रिस्क बेनिफिट से ज्यादा है तो इस ट्रीटमेंट के बारे में समझदारी से सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। इसके ऑपोजिट साइड हम देखें तो जो नॉन कैंसरस रोग है उसमें कोई भी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है, यानी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। इस टाइप के डिजीज में शारीरिक कमजोरी यानी कि फंक्शनल डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स दिखाई देता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक बड़ी डिफिकल्टी होती है, हमें यहाँ पर पता नहीं चलता कि जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं यानी जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं ये दवाइयाँ हमें कब बंद करनी है। आप सोचिए, यदि आप कोई मेंटेनेंस मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको क्या पता है ये दवाइयाँ कब बंद करनी है। 80% से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि दवाइयाँ शुरू करने के बाद उसका डोज कब बढ़ाना है, उसका डोज कब डिक्रीज करना है और ये दवाई कब बंद करनी है। I'll give you an example. पेशेंट को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद बाईपास सर्जरी की, स्टेंट रखा और पेशेंट को डिस्चार्ज होने पे हार्ट की मेडिसिन दी गई। यहां पर पेशेंट को यह पता नहीं चलता कि ये जो नई दवाई मुझे मिली है उसे कब बंद करना है। हाँ, एक बात हो सकती है, यदि आप लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंजेस लाए तो ये जो दवाई है उसका डोज या तो डिक्रीज हो सकता है या तो इस दवाई को आप बंद भी कर सकते हैं। लेकिन आप लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे। जो हार्ट अटैक के पहले आपकी लाइफस्टाइल थी वही लाइफस्टाइल हार्ट अटैक के बाद है और आप दवाई ले रहे हैं,
तो ये दवाई आपको सिर्फ ये डिजीज को मेंटेन करने में ही काम आएगी। ये दवाई कोई भी नेक्स्ट एपिसोड को प्रिवेंट नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप फार्मेसी में दवाई लेने कभी गए हो तो आपको फार्मासिस्ट या डॉक्टर ने कभी कोई भी दवाई पे काउंसिल किया है? क्या आपको दवाई लेने के साथ साथ लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लाने हैं ये बताया है? क्या आपको ये बताया है कि ये दवाई के बाद आपको फॉलोअप अपॉइंटमेंट इतने टाइम पे लेनी है? क्या आपको इस दवाई के साइड इफेक्ट्स बताए हैं? यदि कुछ भी चीजें आपको नहीं बताई तो आपको उनसे ये सारी बातें पूछने का पूरा हक है। आप उनसे प्रिंट आउट मांग सकते हैं कि भाई ये दवाई का मुझे साइड इफेक्ट्स का क्या लिस्ट है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सारी चीज मेरे को प्रिंट आउट करके आप दीजिए। ये अगेन डजंट मैटर आप देश में रहते हो कि विदेश में रहते हो, आप जहां कहीं भी रहते हैं आप ये चीज मांग सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आने वाले सीरीज में हम एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जहां पर हम केवल मेंटेनेंस मेडिकेशन के बारे में बातें करेंगे और वहां पर आप मुझे दवाइयों के बारे में प्रश्न पूछ सकेंगे और मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। चलिए चलते हैं आज के तीसरे पॉइंट पे, एंड ऑफ लाइफ पेशेंट गोल्स। एसडी ब्लॉक ने डेना फार्बर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल के अंदर, जो कि है बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में, एक स्टडी की है। बाय द वे ये वो हॉस्पिटल है जहां पर मैंने 2015-16 में काम किया था। यहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। कभी कोई एपिसोड में मुझे टाइम मिलेगा तो वहां पर हम यहां जो काम किया है वहां के अनुभव की हम बातें करेंगे। एसडी ब्लॉक ने यहां पर यह साबित किया है कि वो पेशेंट्स जिनको एंड ऑफ लाइफ के अंदर कोई भी स्पेसिफिक गोल्स बाकी नहीं है, फॉर इंस्टेंस मेरे पोते की शादी देखना बाकी रह गया है, ऐसे कोई भी गोल्स पेशेंट को नहीं बाकी है, वो पेशेंट्स लाइफ एक्सटेंशन करने की थेरेपी और लाइफ प्रोलॉन्गेशन करने की ट्रीटमेंट को डिनाई करेगा। ऑन दी अदर हैंड वो पेशेंट्स जिसको एंड ऑफ लाइफ के गोल्स पूरे करने बाकी है, वो कंटिन्यूअस ऐसा सोचता रहेगा कि मेरा शरीर फ्यूचर में सही होगा या मेरी हेल्थ फ्यूचर में बेटर होगी। वो ये मानने से इनकार करता है कि उसकी मौत नजदीक आ चुकी है। और ऐसे पेशेंट अक्सर लाइफ के अंदर लाइफ प्रोलॉन्गेशन की ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। These type of patients don't want to give up until their last breath। ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं। यदि आप चाहे तो इस वीडियो को यहां पर ही पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर विचार विमर्श करें और सोचिए कि ये सारे पॉइंट्स है वो आपकी जिंदगी में कितना काम आ सकते हैं। मैं एक आखिरी पॉइंट पर बात करके आज के एपिसोड को खत्म करूंगा। रोग और रोगी की कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्कशन का आज के एपिसोड का आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट है पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स पे। 4 टाइप के हैं, होप, डिनायल, एंटीसिपेटरी ग्रीफ और डिप्रेशन। होप यानी आशा, यहां पर पेशेंट सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है डिनायल, यहां पर पेशेंट इनकार करता है। पेशेंट ये मानने से मना कर देता है कि वह बीमार है। यदि आप मानोगे ही नहीं आप बीमार हो तो इलाज कैसे करें। तीसरा पॉइंट है एंटीसिपेटरी ग्रीफ, यानी पहले से ही दुखी होना। यहां पर पेशेंट और उसका सारा परिवार किसी की मौत से पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में आता है जो सबसे खतरनाक है, वो है डिप्रेशन। यहां पर पेशेंट हमेशा दुखी और निराश रहता है। तो आइए चलते हैं वापस मिस जे के पास। इन सारे पॉइंट्स को देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का कौन सा पॉइंट है जो मिस जे को उनका एंड ऑफ लाइफ डिसीजन लेने में लागू पड़ेगा। चाहे आप देश में हो या विदेश में, आज हमने ऐसी बहुत सारी बातें की है जिससे आप अगर अपने जीवन में अपनाते हो तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिजिशियन फैक्टर्स की, जो एंड ऑफ लाइफ के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।